गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 8 और बेटा क्लास 8 में आपका पहला पाठ है हमारा आधुनिक भारत कब, कहाँ और कैसे। तो बेटा इस पाठ के सबसे पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है परिचय। परिचय में बेटा इस अध्याय में क्या क्या चीज़ है। बेटा इस अध्याय में हम भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जैसे तारीखों का क्या महत्व है, औपनिवेशिक क्या होता है, अंग्रेज़ों का आगमन इत्यादि। अब बेटा सबसे पहले हम लेंगे तारीखों का महत्व। बेटा देखें अपनी किताब में, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना ही केवल प्रकृति में, वरन संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। किसी भी मानवीय परिवर्तन या कार्य के पूर्ण होने की अवधि को हम एक निश्चित समय के द्वारा बताते हैं। यह निश्चित समय तारीख के रूप में व्यक्त किया जाता है। बेटा आगे देखें। संक्षेप में बाद के कार्य प्रारंभिक कार्यों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसलिए यदि हम जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ पहले आई है तो हम प्रारंभ में से उसे निकाल सकते हैं। इतिहास निश्चित रूप से समय के साथ हुए परिवर्तनों के बारे में बताता है। अतीत में वस्तुएं कैसी थीं और उनमें कैसे परिवर्तन हुए, इसके बारे में पता लगाया जाता है। एक समय था जब इतिहासकार तारीखों से आकर्षित होते थे। उन तारीखों पर काफ़ी गर्मजोशी से बहस हुई कि कब शासकों को ताज पहनाया गया और कब अत्यधिक युद्ध लड़े गए। हम उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं जो संसार में हमें हमेशा से देखने को मिलती हैं, जिसमें हम रहते हैं, लेकिन हम कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। जैसे रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि रेलगाड़ियाँ कब बनाई गई थीं और रेलगाड़ी के युग से पहले लोग लंबी यात्राएं कैसे करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते समय यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को जानकारी, जो चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है बेटा प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। पिछली कक्षाओं में बेटा हम प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के बारे में पढ़ चुके हैं और अब जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। तो बेटा हम आपको बताएं आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक युग की शुरुआत 10वीं शताब्दी से हुई तथा 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने तक रही। फिर भी आधुनिक युग का यह सीमांकन प्रत्येक देश के लिए भिन्न है।
आधुनिक भारत की कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविक जड़ें इस युग में फैली हुई हैं। भारत का आधुनिक इतिहास साधारणतया भारत पर औपनिवेशिक शासन वर्चस्व की अवधि को दर्शाता है। 17वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेज़ों के भारत की धरती पर आगमन के समय को भारतीय इतिहास में मोटे और आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में चित्रित किया गया है। सन 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना तथा प्रसार करने में व्यस्त रहे। उन्होंने बंगाल तथा अवध पर अपनी सत्ता स्थापित की, मराठों को पराजित किया तथा बर्मा एवं सिंध पर अधिकार कर लिया। सिख भी पराजित हो गए। 2 शताब्दियों तक अंग्रेज़ों ने भारतीय भूभाग पर पूर्ण रूप से शासन किया, जब तक के स्वतंत्रता सेनानियों के धधकते विद्रोह ने उन्हें पलायन करने पर मजबूर नहीं कर दिया। उनके शासन के 200 साल में न केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुए, बल्कि शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो बेटा ये जो आपको हमने पढ़ाया तारीखों का महत्व और आधुनिक युग के बारे में हमने आपको बताया। अब बेटा नेक्स्ट है इसमें औपनिवेशिक क्या होता है। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है औपनिवेशिक क्या होता है। तो बेटा देखें इसे, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से एक तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। औपनिवेशिक शब्द किसी वस्तु के संबंध को बताता है तथा कॉलोनी की विशेषता या कुछ भी बना हुआ जो उस युग में उसी शैली में बनाया गया हो उसके बारे में बताता है। भारत में औपनिवेशिक युग को आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो बेटा भारत को औपनिवेशिक युग को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक युग। दूसरा है बेटा हमारा अंग्रेजों का आगमन। बेटा अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? 15वीं शताब्दी की शुरुआत से बहुत सी यूरोपीय शक्तियां भारत में अपने पैर जमा चुकी थी। पुर्तगाली सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत आए। वह वास्को ड गामा जो कालीकट जिसे हम केरल कहते हैं पहुंचा और भारत की खोज की। गोवा पुर्तगाली शासन की नींव बन गई थी। तो बेटा पुर्तगाली सबसे पहले भारत में कब आए? सन 1498। अब बेटा आगे देखेंगे हम 18वीं शताब्दी के समय की प्रमुख घटनाएं। तो बेटा 18वीं शताब्दी के समय की जो प्रमुख घटनाएं वो क्या हैं? देखें अपनी किताब में। इस शताब्दी को भारतीय इतिहास में सबसे अंधकारपूर्ण युग माना जाता है। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही महान मुगलों के शासन की समाप्ति हो गई। अंग्रेज़ों द्वारा मुगल साम्राज्य की घटती हुई शक्ति का पूरा लाभ उठाते हुए भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्य उदित होने लगे। अवध, बंगाल, हैदराबाद, रुहेलखंड, राजपूताना, मैसूर आदि स्वायत्त शासी बन गई। कर्नाटक के 3 युद्ध अंग्रेज़ों के पक्ष में निर्णायक सिद्ध हुए। आगे देखें बेटा, भारत की राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों में देश पर अपना प्रभुत्व जमाने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की। इसका देश के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
व्यापार एक प्रमुख आर्थिक क्रिया थी तथा भारतीय हस्तशिल्प विश्व भर में प्रसिद्ध थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण विभिन्न कलाओं का भी ह्रास हुआ। विकास ने भारत में एक नए धनाढ्य वर्ग को जन्म दिया जिसे तकनीकी परिवर्तनों को अपनाने में कोई रुचि नहीं थी। अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार को अपने हाथों में ले लिया, जिससे भारतीयों का शोषण तथा कारीगरों एवं शिल्पियों का अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। आधुनिक युग के दौरान व्यापारिक स्थितियों का एक विस्तृत लेखा जोखा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिया गया है। सरकारी दस्तावेजों के अंतर्गत प्रशासन के सभी स्तरों, जिले के सर्वोच्च सरकार तक के दस्तावेज आते हैं, जो निर्देशकों की कोर्ट और कंट्रोल बोर्ड से संबंधित दस्तावेजों से अलग हैं। अंग्रेज़ों ने ताजपोशी के पश्चात जब प्रशासन की बागडोर संभाली, तब सरकारी रिकॉर्डों की बड़ी विविधताएं बड़ी संख्या में जारी की गईं। बेटा नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत। तो बेटा आधुनिक भारत के इतिहास स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत बेटा मौलिक दस्तावेज, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक अवशेष, घटनाओं के ऑडियो कैसेट, फिल्में, वीडियो टेप तथा प्रमुख व्यक्तियों के साक्षात्कार आदि आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दूसरा है बेटा द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत में विद्वानों तथा महान इतिहासकारों की रचनाएं एवं कृतियां, समीक्षा, लेख, पुस्तकें तथा समाचार पत्र इतिहास के द्वितीयक स्रोत हैं, जो हमें इतिहास की पुनर्रचना करने में सहायता देते हैं। ऐसी पुस्तकें तथा अभिलेख पुस्तकालयों में मिलते हैं। ऐसी अनेक पुस्तकों तथा अभिलेखों का पुनः प्रकाशन किया जाता है, जिससे वे सभी को सरलता से प्राप्त हो सकें। अब बेटा आगे है साहित्य। इस प्रकार हम साहित्य को भी बेटा हमने दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है स्वदेशी साहित्य और दूसरा है बेटा विदेशी साहित्य। तो बेटा स्वदेशी साहित्य फारसी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए दस्तावेज इस काल के सबसे अच्छे स्रोतों में से हैं। विशेषकर सियर उल मुताखोरिन गुलाम हुसैन ताबाताबई द्वारा लिखी गई थी। मराठी सूचना पत्र में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। तमिल भाषा में लिखी गई आनंद रंगा पिल्लई की डायरी भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो उस समय की भारतीय राजनीतिक उथल पुथल को दर्शाती है। 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में लिखे कई संस्मरण जीवनियाँ तथा यात्रा वृत्तांत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है बेटा विदेशी साहित्य। तो बेटा विदेशी साहित्य में देखें, स्वदेशी साहित्यों में कमियों का समर्थन विदेशियों द्वारा अनेक विवरणों की वजह से होता है, जो विभिन्न राजाओं के दरबार में तीर्थयात्री, यात्री, व्यापारी और राजदूत थे। सिकंदर के आक्रमण से पहले हेरोडोटस के लेखनों ने भारत से यूरोप में ज्ञान का विस्तार करने में सहायता की। उसने इंडो पर्शियन संबंधों पर प्रकाश डाला। भारत के इतिहास में मुस्लिम हस्तियों ने एक विशेष योगदान दिया है। बहुत से समकालीन तथा अर्ध समकालीन कार्य हैं, जैसे संस्मरण जीवनी, यात्री खाते, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत की रोचक और उपयोगी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाचार पत्रों ने अपनी छवि बना ली थी और ये उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते थे।